वेलकम बैक टू सिटी शिक्षा मैडिनी साथ साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर 16 चैप्टर आंकड़ों का विश्लेषण के बेस पे। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक फंडामेंटल नॉलेज देखे थे। आज उसी का आगे कंटेंट को हम लोग बढ़ाते हुए देखते हैं भाई कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए उसी के अंतराल में देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किसके बेसिस पे आता है, ये सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्लियर करेंगे भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लोग समांतर माध्य के बेसिस पे देखते हैं भाई और बहुलक के बेसिस पे देखते हैं, सांख्यिकी के बेस पे देखते हैं, उसी का आगे कंटेंट को हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जानेंगे भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेगा। ठीक है, तो सांख्यिकी के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि सांख्यिकी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और ये किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि सांख्यिकी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई कि सांख्यिकी वह गणित की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम गणितीय शाखा के अंतर्गत हम लोग डाटा का और आंकड़ों का विश्लेषण का, आंकड़ों का निष्कर्षण का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्लियर, तो चलिए उसी के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। जिस तरीके से हम लोग समांतर माध्य को देखे थे, कुछ बहुलक के बेसिस पे देखे थे और कुछ समांतर माध्य के बेस पे देखे थे। ठीक है, तो उसी का आगे कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग दोनों को 1 बाय 1 करके क्या करते जाते हैं, क्लियर करते जाते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोगों को इस चीज़ को जानना बहुत ही जरूरी होता है कि दोनों किसके बेस पे रहते हैं और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से 1 बाय 1 करके हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो कंटेंट आता है भाई, जो कंटेंट हमारे पास आता है वो कंटेंट के अकॉर्डिंग में देखते हैं। तो पहला सांख्यिकी के अंतर्गत 3 श्रेणी आती है हमारे पास। सांख्यिकी के अंतर्गत हमारे पास 3 श्रेणी आती है। पहला हमारे पास व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे आता है। पहला हमारे पास क्या आता है, व्यक्तिगत श्रेणी। पहला अगर देखते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आता है, व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे आता है। पहला हमारे पास किसके अकॉर्डिंग में आता है, व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे आता है। ठीक है, पहला जो चीज़ होता है वो आप लोगों का व्यक्तिगत श्रेणी होता है। ठीक है, और जो दूसरा चीज़ होता है वह असतत श्रेणी होता है। दूसरा जो चीज़ होता है वह असतत श्रेणी होता है। जो दूसरा चीज़ होता है वह क्या होता है, असतत श्रेणी होता है। और जो तीसरा कंटेंट होता है भाई, और जो तीसरा कंटेंट होता है वह सतत श्रेणी के बेस पे होता है। वह किसके बेस पे होता है, सतत श्रेणी के बेस पे होता है। ठीक है, तो पहला व्यक्तिगत श्रेणी के लिए देखेंगे और दूसरा असतत श्रेणी के लिए देखेंगे और तीसरा सतत श्रेणी के लिए देखेंगे। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर ये कंटेंट के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेंगे। यहाँ पर व्यक्तिगत श्रेणी कच्चा प्रारूप में होता है और ये आप लोगों का कच्चा प्रेक्षण को अगर हम लोग व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं तो ये आप लोगों का असतत श्रेणी होता है। और ज़्यादा प्रेक्षणों की संख्या अधिक हो जाती है। अगर प्रेक्षणों की संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, प्रेक्षणों की संख्या अधिक हो जाती है तो इसको हम लोग विभिन्न अंतराल में लिखते हैं। प्रेक्षणों की संख्या अगर हमारे पास क्या हो जाती है भाई, अधिक हो जाती है, प्रेक्षणों की संख्या अधिक होती है तो इसको हम लोग विभिन्न अंतराल में लिखते हैं। इसको हम लोग विभिन्न अंतराल में लिखते हैं।
विभिन्न अंतरालों में लिखते हैं तो ये आप लोगों का क्या कहलाता है भाई, ये आप लोगों का असतत श्रेणी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये किसके किसके बेसिस पे रहेगा और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो ये आप लोग के सांख्यिकी के आंकड़ा के अनुसार आता है, ठीक है, ये किसके अनुसार आता है, तो ये आप लोग के सांख्यिकी के आंकड़ों के अनुसार से आता है, ठीक है, ये सांख्यिकी के आंकड़ा के बेस पे आता है, ठीक है, सांख्यिकी के किसके बेस पे आता है, आंकड़ा के बेस पे आता है ये, ठीक है, सांख्यिकी के आंकड़ा के बेस पे आता है। क्लियर। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो पहला व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे रहता है। पहला किसके बेस पे रहता है भाई, व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे रहता है, जिसको कच्चा श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। तो पहला व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे रहता है, ठीक है। तो व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे देखते हैं। तो पहला व्यक्तिगत श्रेणी बोलते हैं जिसमें से कच्चा प्रेक्षण होता है, जो जिस रूप में दिया रहता है उसी रूप में उसको रखते हैं, तो वो व्यक्तिगत श्रेणी कहलाता है, ठीक है। तो इसको कच्चा प्रेक्षण के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से यहाँ पर इसको शॉर्टकट में कच्चा के माध्यम से लिखा जाता है, ठीक है ठीक है। जिस प्रेक्षण के प्रारूप को जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है, ठीक है। मतलब जिस रूप में है उसी रूप में लिया जाता है। जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है, कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है, मतलब जिस रूप में है उसी रूप में लिया जाता है। जैसे कि 10 है तो 10, 20 है तो 20, 30 है तो 30, 40 है तो 40, 50 है तो 50, 60 है तो 60, 70 है तो 70, 80 है तो 80, 90 है तो 90 के माध्यम से, ठीक है। तो व्यक्तिगत श्रेणी कच्चा के माध्यम से आ जाएगा, ये व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से लेंगे तो ये कच्चा माध्यम के बेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है, जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है, जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। उस श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत में ये तीनों चीज़ें आती है, ठीक है, कि जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। तो सांख्यिकी के आंकड़ा जो होता है उसको 3 रूप से देखते हैं हम लोग। पहला व्यक्तिगत श्रेणी जो कि व्यक्ति के अकॉर्डिंग मतलब कच्चा प्रारूप के अनुसार हो जाएगा। दूसरा असतत श्रेणी जिसको कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। और तीसरा सतत श्रेणी, अगर प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उसको विभिन्न अंतराल के बेस पे लिया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग सतत श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। तो पहला व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे रहेगा, दूसरा असतत श्रेणी के बेस पे रहेगा, तीसरा सतत श्रेणी के बेस पे रहेगा। अब इसमें कच्चा प्रेक्षण को लिया जाता है, ठीक है, कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। कच्चा प्रेक्षण को, इसमें कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है, व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है, ठीक है। इसमें कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है, ठीक है। तो पहला व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे देखते हैं, दूसरा असतत श्रेणी हो जाएगा, तीसरा सतत श्रेणी हो जाएगा। तो पहला व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे रहेगा, दूसरा असतत श्रेणी के बेस पे रहेगा और तीसरा सतत श्रेणी के बेस पे रहेगा, ठीक है। तो पहला व्यक्तिगत श्रेणी हो जाएगा, दूसरा असतत श्रेणी हो जाएगा, तीसरा सतत श्रेणी हो जाएगा, ठीक है। तो पहला व्यक्तिगत श्रेणी के अकॉर्डिंग में रहेगा, दूसरा असतत श्रेणी के बेस पे रहेगा, तीसरा सतत श्रेणी के बेस पे रहेगा। तो व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे जान सकते हैं, फिर असतत श्रेणी के बेस पे जान सकते हैं, फिर सतत श्रेणी के बेस पे जान सकते हैं। तो पहला व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे रहेगा, दूसरा असतत श्रेणी के बेस पे रहेगा, तीसरा सतत श्रेणी के बेस पे रहेगा। तो पहला व्यक्तिगत श्रेणी हो जाएगा, दूसरा असतत श्रेणी हो जाएगा, तीसरा सतत श्रेणी हो जाएगा। तो व्यक्तिगत श्रेणी, असतत श्रेणी और सतत श्रेणी हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजी रूप में सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो व्यक्तिगत श्रेणी, असतत श्रेणी, सतत श्रेणी हो जाएगा। तो पहला व्यक्तिगत श्रेणी हो जाएगा, दूसरा असतत श्रेणी हो जाएगा, तीसरा सतत श्रेणी हो जाएगा, ठीक है। तो कच्चा माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है,
उसको हम लोग व्यक्तिगत श्रेणी के एक रोडिंग में रखते हैं भाई, ठीक है। तो एक व्यक्तिगत श्रेणी हो जाएगा, दूसरा असतत श्रेणी हो जाएगा, तीसरा सतत श्रेणी हो जाएगा। तो व्यक्तिगत श्रेणी कच्चा जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। असतत श्रेणी कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। सतत श्रेणी प्रेक्षणों की संख्या अधिक विभिन्न अंतरालों में, ठीक है। जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, ठीक है, जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक, ठीक है, जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, तो उन्हें विभिन्न अंतरालों में लिया जाता है। उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है, ठीक है। तो व्यक्तिगत श्रेणी कच्चा माध्यम से हो जाएगा, जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। असतत श्रेणी कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। सतत श्रेणी प्रेक्षणों की संख्या अधिक विभिन्न अंतराल के माध्यम से होता है। जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो पहला व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे देख सकते हैं, दूसरा असतत श्रेणी के बेस पे देख सकते हैं भाई, ठीक है, कि असतत श्रेणी के बेसिस पे कौन कौन से कंटेंट आएंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजी रूप में सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत भी जान सकते हैं जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को ईजिली क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। तो व्यक्तिगत श्रेणी, असतत श्रेणी और सतत श्रेणी के माध्यम से ये हमारे पास आ जाएगा भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं भाई, सॉल्व आउट कर लेते हैं। ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को 1 बाय 1 करके क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को ईजिली सॉल्व आउट कर लेते हैं। ये दोनों के बेस पे क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को इजीली क्या कर लेते हैं भाई, सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो पहला व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से आता है जो कि कच्चा रहता है, जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मतलब जिस रूप में दिया गया है, अगर 10 के रूप में दिया गया तो 10, 20 के रूप में दिया 20, 30 के रूप में दिया गया 30, 40, 50, 60 इस रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो पहला व्यक्तिगत श्रेणी होता है, दूसरा असतत श्रेणी, तीसरा सतत श्रेणी होता है, ठीक है। तो व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से जान सकते हैं, दूसरा असतत श्रेणी के माध्यम से जान सकते हैं, तीसरा सतत श्रेणी के माध्यम से जान सकते हैं। तो पहला जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है, दूसरा कच्चा प्रेक्षण के माध्यम से देखते हैं तो कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। और सतत श्रेणी के माध्यम से देखते हैं तो प्रेक्षणों की संख्या, जब प्रेक्षणों की संख्या
बहुत अधिक हो जाती है तो अधिक विभिन्न अंतरालों में उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। ठीक है, तो प्रेक्षणों की संख्या के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो ये हमारे पास कंटेंट के अकॉर्डिंग में आता है। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजी रूप में सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे, ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी सांख्यिकी के आंकड़ों का उपयोग करते हैं हम लोग, तो पहला व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे आता है। आपके पास जो कंटेंट रहेगा पहला व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे रहेगा, फिर असतत श्रेणी के बेस पे रहेगा भाई, फिर किसके बेस पे रहेगा, हमारे पास सतत श्रेणी के बेस पे रहेगा। ठीक है, तो एक को हम लोग व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, दूसरा को असतत श्रेणी के माध्यम से, और तीसरा को सतत श्रेणी के माध्यम से हम लोग इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो सांख्यिकी के आंकड़ों के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से क्या होता है, असतत श्रेणी के माध्यम से क्या होता है, सतत श्रेणी के माध्यम से क्या होता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी के लिए देख सकते हैं, असतत श्रेणी के लिए देख सकते हैं, सतत श्रेणी के माध्यम से देख सकते हैं। तो जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है, कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है, सतत श्रेणी के माध्यम से देखते हैं तो जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से देख सकते हैं कि जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। असतत श्रेणी के माध्यम से जान सकते हैं कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। सतत श्रेणी के माध्यम से जान सकते हैं जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत श्रेणी होता है, दूसरा असतत श्रेणी होता है, तीसरा सतत श्रेणी होता है। तो सांख्यिकी के आंकड़ों को कितने प्रारूपों में बांटा गया है, तो सांख्यिकी के आंकड़ों को 3 प्रारूपों में बांटा गया है। ठीक है, पहला व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरा असतत श्रेणी, तीसरा सतत श्रेणी। ठीक है, तो पहला व्यक्तिगत श्रेणी के बेस हो जाएगा, दूसरा असतत श्रेणी के बेस हो जाएगा, तीसरा सतत श्रेणी के बेस हो जाएगा। तो व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से जान सकते हैं, दूसरा असतत श्रेणी के माध्यम से जान सकते हैं, तीसरा सतत श्रेणी के माध्यम से जान सकते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी हो जाएगा, दूसरा असतत श्रेणी हो जाएगा, तीसरा सतत श्रेणी हो जाएगा। तो जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है, कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। ठीक है, सतत श्रेणी के माध्यम से देखते हैं तो जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है, असतत श्रेणी को कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है, और सतत श्रेणी में जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो पहला व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है, असतत श्रेणी कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। सतत श्रेणी जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से देख लेते हैं, जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। असतत श्रेणी कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। सतत श्रेणी जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी जिस प्रेक्षणों के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है सतत श्रेणी कहलाती है। तो ये कच्चा प्रेक्षणों के व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है, इसके अकॉर्डिंग में आ जाएगा। और सतत के बेसिस पे देखेंगे तो जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत देख लेते हैं जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। असतत श्रेणी और कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। दूसरा तीसरा सतत श्रेणी जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी होता है, असतत श्रेणी होता है, सतत श्रेणी होता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। असतत श्रेणी कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। सतत श्रेणी जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे देखते हैं तो जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। असतत श्रेणी के माध्यम से देखते हैं तो कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। सतत श्रेणी के माध्यम से देखते हैं तो जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत देखते हैं तो जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। असतत श्रेणी कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है।
सतत श्रेणी जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। क्लियर। तो व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे देख लेते हैं भाई कि जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। असतत श्रेणी कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। सतत श्रेणी जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे देखते हैं तो जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। असतत श्रेणी के बेस में देखते हैं तो कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। सतत श्रेणी के बेस में देखते हैं तो जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। ठीक है। तो व्यक्तिगत श्रेणी के बेस में देख लेते हैं भाई, जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। और असतत श्रेणी के बेस पे देखते हैं तो कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। सतत श्रेणी के बेस पे देखते हैं तो जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे देख लेते हैं भाई कि जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। असतत श्रेणी के बेस पे देख लेते हैं कि कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। सतत श्रेणी के बेस पे देख लेते हैं जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर जो सांख्यिकीय आंकड़ा होता है वो 3 तरीके से होता है भाई। 3 वर्गीकरण होता है इनका, 3 तरीके से इसका वर्गीकरण किया जाता है सांख्यिकीय आंकड़ा का। पहला व्यक्तिगत के बेस पे, दूसरा असतत के बेस पे, तीसरा सतत के बेस पे। ठीक है। तो पहला सांख्यिकीय आंकड़ा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं। तो पहला आप लोगों का व्यक्तिगत के बेस पे हो जाएगा, दूसरा असतत के बेस पे हो जाएगा, तीसरा सतत के बेस पे हो जाएगा। ठीक है। तो पहला को व्यक्तिगत के बेस पे कर लेंगे, फिर असतत के बेस पे कर लेंगे, फिर सतत के बेस पे कर लेंगे। ठीक है। तो जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है वो व्यक्तिगत श्रेणी होते हैं। जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है वो आपका व्यक्तिगत श्रेणी होता है। और कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लेंगे तो ये असतत श्रेणी के बेस हो जाएगा। असतत श्रेणी के बेस पे लेंगे तो जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है व्यक्तिगत श्रेणी। असतत श्रेणी कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है तो असतत श्रेणी। सतत श्रेणी जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें सतत श्रेणी के माध्यम से लेते हैं, उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से देखते हैं तो जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है वो व्यक्तिगत श्रेणी होता है। असतत श्रेणी कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है वह असतत श्रेणी होता है। और सतत श्रेणी के बेस पे देखते हैं जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है तो वह आप लोगों की सतत श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो व्यक्तिगत श्रेणी के बेस में देखते हैं तो जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है व्यक्तिगत श्रेणी। कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है असतत श्रेणी। सतत श्रेणी के लिए देखते हैं तो जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है तो सतत श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से देखते हैं तो जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है व्यक्तिगत श्रेणी। कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है असतत श्रेणी। सतत श्रेणी जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है तो सतत श्रेणी हो जाएगा। तो व्यक्तिगत श्रेणी के बेस हो जाएगा जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है तो व्यक्तिगत श्रेणी होता है। असतत श्रेणी कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है तो असतत श्रेणी। सतत श्रेणी जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है तो सतत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है व्यक्तिगत श्रेणी। असतत श्रेणी कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है असतत श्रेणी। सतत श्रेणी जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है तो सतत श्रेणी हो जाएगा। तो व्यक्तिगत श्रेणी के बेस हो जाएगा कि जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। असतत श्रेणी कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। सतत श्रेणी जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे देख सकते हैं कि जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है असतत श्रेणी। कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। सतत श्रेणी जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो पहला व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे होता है, दूसरा असतत श्रेणी के बेस पे होता है, तीसरा सतत श्रेणी के बेस पे होता है। ठीक है। तो पहला व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे देख लेते हैं कि जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है असतत श्रेणी। कच्चा प्रेक्षण को
व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। तीसरा सतत श्रेणी, जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे देख लेते हैं। जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। असतत श्रेणी, कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। सतत श्रेणी, जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे देख लेते हैं। जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। असतत श्रेणी, कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। सतत श्रेणी, जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में देखते हैं कि जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। असतत श्रेणी, कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। सतत श्रेणी, जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालोों के माध्यम में लिया जाता है। तो एक सांख्यिकीय आंकड़ा के बेसिस पे होता है भाई। जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो एक व्यक्तिगत श्रेणी के बेस होता है, एक असतत श्रेणी के बेस पे होता है, एक सतत श्रेणी के बेस पे होता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे देखते हैं तो जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। ठीक है, जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। दूसरा असतत श्रेणी, कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। तीसरा सतत श्रेणी, जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे देख सकते हैं, असतत श्रेणी के माध्यम से देख सकते हैं और सतत श्रेणी के माध्यम से देख सकते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे देख सकते हैं कि जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। दूसरा असतत श्रेणी के माध्यम से जान सकते हैं कि कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। तीसरा सतत श्रेणी के बेस पे जान सकते हैं जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो सांख्यिकीय आंकड़ा को हम लोग 3 तरीके से कैटेगराइज करते हैं भाई। सांख्यिकीय आंकड़े को हम लोग 3 तरीके से हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं। पहला व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे, दूसरा असतत श्रेणी, तीसरा सतत श्रेणी के माध्यम से। तो पहला व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से, दूसरा असतत श्रेणी के माध्यम से और तीसरा सतत श्रेणी के माध्यम से। तो व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से करते हैं तो जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। दूसरा असतत श्रेणी के लिए देखते हैं तो कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। तीसरा सतत श्रेणी के बेस पे देखते हैं तो जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। दूसरा असतत श्रेणी, कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। तीसरा सतत श्रेणी, जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो पहला सांख्यिकीय आंकड़ा का बेस होता है। दूसरा आप लोगों के पास जो कंटेंट हो जाएगा वो पहला व्यक्तिगत श्रेणी के बेस हो जाएगा, दूसरा असतत श्रेणी के बेस हो जाएगा, तीसरा सतत श्रेणी के बेस हो जाएगा। तो जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है और दूसरा असतत श्रेणी में देखते हैं तो कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। तीसरा सतत श्रेणी के बेस पे देखते हैं तो जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों को कैटेगराइज कर लेते हैं भाई। पहला व्यक्तिगत के बेस पे, दूसरा असतत, तीसरा सतत। तो पहला व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरा असतत श्रेणी, तीसरा सतत श्रेणी। तो पहला व्यक्तिगत श्रेणी, जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। दूसरा असतत श्रेणी, कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। तीसरा सतत श्रेणी, जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी, जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। दूसरा असतत श्रेणी, कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। तीसरा सतत श्रेणी, जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी, जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। असतत श्रेणी, कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। सतत श्रेणी, जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी, जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। असतत श्रेणी, जब कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। सतत श्रेणी, जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी, जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। असतत श्रेणी, कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। सतत श्रेणी, जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी, जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। दूसरा असतत श्रेणी, कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। तीसरा सतत श्रेणी, जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी, जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। असतत श्रेणी, कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। सतत श्रेणी, जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें
विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे देखते हैं जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। असतत श्रेणी कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। सतत श्रेणी जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम से लिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी होता है, असतत श्रेणी होता है, सतत श्रेणी होता है। व्यक्तिगत, असतत, सतत, व्यक्तिगत, असतत, सतत। व्यक्तिगत श्रेणी जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। असतत श्रेणी कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। सतत श्रेणी जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। ठीक है, तो पहला व्यक्तिगत के बेस पे देख लेते हैं और दूसरा को असतत के बेस पे देख लेते हैं। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। तो पहला व्यक्तिगत श्रेणी के लिए देख लेते हैं, दूसरा असतत के लिए देख लेते हैं, तीसरा सतत के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से देखेंगे तो जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। दूसरा असतत श्रेणी के लिए देखेंगे तो कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। तीसरा सतत श्रेणी के लिए देखेंगे जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी के लिए देखते हैं जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। असतत श्रेणी कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। सतत श्रेणी जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत श्रेणी जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। असतत श्रेणी कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। सतत श्रेणी जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। असतत श्रेणी कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। सतत श्रेणी जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से देखते हैं जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। असतत श्रेणी कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। सतत श्रेणी जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है और दूसरा असतत श्रेणी कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। तीसरा सतत श्रेणी जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो पहला व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे देख सकते हैं, दूसरा को असतत श्रेणी के बेस पे देख सकते हैं, तीसरा को सतत श्रेणी के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे क्या होता है, असतत श्रेणी के बेस पे क्या होता है और सतत श्रेणी के बेस पे क्या होता है, ये सारी चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई कि जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। असतत श्रेणी जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों में माध्यम में लिया जाता है। ये आप लोगों के सतत श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 करके हम लोग इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं भाई, सॉल्व आउट कर लेते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। असतत श्रेणी जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो सतत श्रेणी के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो पहला व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे है जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। दूसरा असतत श्रेणी है, कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। तीसरा सतत श्रेणी है, जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। दूसरा असतत श्रेणी कच्चा प्रेक्षण को
व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। तीसरा सतत श्रेणी, जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है, और दूसरा कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। तीसरा, जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है, दूसरा कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। तीसरा सतत श्रेणी, जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है, दूसरा असतत श्रेणी, कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। तीसरा सतत श्रेणी, जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, कि इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा और किसके किसके बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं भाई कि व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे क्या हो जाएगा, जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है, दूसरा कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है, तीसरा जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है, कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है, जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी, जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है, असतत श्रेणी, कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है, सतत श्रेणी, जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है, व्यक्तिगत श्रेणी, और असतत श्रेणी, कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है, वह असतत श्रेणी होता है। और जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है, तो वह आप लोगों का सतत श्रेणी होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से आप लोगों को व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है और असतत श्रेणी क्या होती है, सतत श्रेणी क्या होती है, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है, तो व्यक्तिगत श्रेणी के बेस से हम लोग क्या क्या कंटेंट देख लिए भाई कि जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है, दूसरा असतत श्रेणी, कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है, तीसरा सतत श्रेणी, जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे देखते हैं, तो जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है, असतत श्रेणी, कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है, सतत श्रेणी, जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी के लिए देख लेते हैं कि जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है, असतत श्रेणी के बेस पे देख सकते हैं कि कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है, सतत श्रेणी के लिए देख सकते हैं कि जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी होता है जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है, असतत श्रेणी होती है कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है, सतत श्रेणी होती है जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। ठीक है, तो एक व्यक्तिगत श्रेणी होती है, दूसरा असतत श्रेणी होती है, तीसरा सतत श्रेणी होती है। तो व्यक्तिगत श्रेणी, जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है, असतत श्रेणी, कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है, सतत श्रेणी, जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे देखते हैं, जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है, असतत श्रेणी, कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है, सतत श्रेणी, जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी होती है जिस प्रेक्षण के प्रारूप को
कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। असतत श्रेणी कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। सतत श्रेणी जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। असतत श्रेणी कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। सतत श्रेणी जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे देख सकते हैं जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। असतत श्रेणी कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। सतत श्रेणी जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से जान सकते हैं, असतत श्रेणी के माध्यम से जान सकते हैं, सतत श्रेणी के माध्यम से जान सकते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से क्या हो जाएगा, जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। असतत श्रेणी कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। सतत श्रेणी जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। दूसरा, असतत श्रेणी कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। सतत श्रेणी जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। असतत श्रेणी कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। सतत श्रेणी जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो एक व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से होता है, एक आप लोगों का असतत श्रेणी के माध्यम से होता है, एक सतत श्रेणी के माध्यम से होता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में देख सकते हैं कि जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। असतत श्रेणी कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। सतत श्रेणी जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। दूसरा, असतत श्रेणी कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। सतत श्रेणी जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। असतत श्रेणी कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। सतत श्रेणी जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो पहला व्यक्तिगत श्रेणी के बेस हो जाएगा कि जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। असतत श्रेणी कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। सतत श्रेणी जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। ठीक है, तो सांख्यिकी के आंकड़ों के बेस हमारे पास तीन कैटेगराइज होता है भाई। एक व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से होता है, एक असतत श्रेणी के माध्यम से होता है, एक सतत श्रेणी के माध्यम से होता है। तो पहला व्यक्तिगत के बेस पे देख सकते हैं, दूसरा असतत, तीसरा सतत। ठीक है, तो पहला व्यक्तिगत हो जाएगा, दूसरा असतत हो जाएगा, तीसरा सतत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला व्यक्तिगत के बेस पे देख सकते हैं, दूसरा असतत के बेस पे देख सकते हैं, तीसरा सतत के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत श्रेणी, असतत श्रेणी, सतत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी, असतत श्रेणी, सतत श्रेणी। तो पहला व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरा असतत श्रेणी, तीसरा सतत श्रेणी हो जाएगा। तो व्यक्तिगत श्रेणी जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। सतत श्रेणी कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। सतत श्रेणी जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है। असतत श्रेणी कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। सतत श्रेणी जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है। तो पहला व्यक्तिगत श्रेणी होता है, दूसरा असतत श्रेणी होता है, तीसरा सतत श्रेणी होता है। ठीक है, तो तीनों को हम लोग इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं भाई कि व्यक्तिगत श्रेणी के बेसिस पे क्या होता है, असतत श्रेणी के बेस पे क्या होता है, और सतत श्रेणी के माध्यम से क्या होता है। इन तीनों के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को वन बाय वन करके क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है, व्यक्तिगत श्रेणी कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है। असतत श्रेणी जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों में लिया जाता है। तो ये आप लोगों का सतत श्रेणी के अकॉर्डिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग के सतत के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं भाई, सॉल्व कर लेते हैं भाई कि व्यक्तिगत श्रेणी के बेस पे क्या होता है, असतत
श्रेणी के बेस पे क्या होता है, सतत श्रेणी के बेस पे क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो व्यक्तिगत श्रेणी, असतत श्रेणी और सतत श्रेणी होता है। जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है व्यक्तिगत श्रेणी, कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है असतत श्रेणी के बेस हो जाएगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से हो गया, असतत श्रेणी के माध्यम से हो गया और सतत श्रेणी के माध्यम से हो गया। ठीक है, कि जिस प्रेक्षण के प्रारूप को कच्चा प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है व्यक्तिगत श्रेणी, कच्चा प्रेक्षण को व्यवस्थित क्रम में लिया जाता है असतत श्रेणी, और जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उन्हें विभिन्न अंतरालों के माध्यम में लिया जाता है तो असतत श्रेणी हो जाता है। ठीक है, अब इसका आगे का कंटेंट को देख लेते हैं भाई। इसका आगे का कंटेंट जो हमारे पास होता है वह केंद्रीय प्रवृत्ति के अनुसार होता है, वह केंद्रीय प्रवृत्ति के अनुसार होता है। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा मैं डील भी किया था। ये आप लोगों का केंद्रीय प्रवृत्ति के माध्यम से होता है। पहला समांतर माध्य होता है, दूसरा माध्यिका होता है और तीसरा बहुलक होता है। तो पहला समांतर माध्य मीन, दूसरा माध्यिका मीडियन, तीसरा बहुलक मोड, ये हो जाएगा। ठीक है, तो समांतर माध्य मीन के बेसिस हो जाएगा, माध्यिका मीडियन के बेसिस हो जाएगा, बहुलक मॉड के बेसिस हो जाएगा। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि समांतर माध्य के बेसिस पे क्या होता है, माध्यिका के बेसिस पे क्या होता है, बहुलक के बेसिस पे क्या होता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। समांतर माध्य मीन के बेसिस पे क्या होता है, माध्यिका के बेसिस पे क्या होता है, मोड, बहुलक के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो पहला समांतर माध्य, दूसरा माध्यिका, तीसरा बहुलक। तो पहला समांतर माध्य, दूसरा माध्यिका, तीसरा बहुलक। तो पहला हो जाएगा समांतर माध्य, दूसरा हो जाएगा माध्यिका, तीसरा हो जाएगा बहुलक। ठीक है, तो पहला समांतर माध्य, दूसरा माध्यिका, तीसरा क्या हो जाएगा, बहुलक के माध्यम से हो जाएगा। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजी रूप में सॉल्व करके देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो समांतर माध्य मीन के बेसिस पे हो जाएगा और दूसरा माध्यिका मीडियन के बेसिस पे हो जाएगा और दूसरा किसके बेस हो जाएगा, मीडियन के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से जान सकते हैं। तीसरा मॉड बहुलक के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति समांतर माध्य मीन के बेसिस होता है, दूसरा मीडियन माध्यिका के बेस होता है, तीसरा मॉड बहुलक के बेस होता है। तो समांतर माध्य के बेस पे जान सकते हैं, माध्यिका के माध्यम से जान सकते हैं, बहुलक के माध्यम से जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि मीन समांतर माध्य के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मीडियन माध्यिका के बेस पे क्या हो जाएगा, मॉड बहुलक के बेस पे क्या हो जाएगा। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि समांतर माध्य के बेसिस पे क्या होता है, माध्यिका के बेसिस पे क्या होता है, मीडियन के बेसिस पे क्या होता है, बहुलक के बेसिस पे क्या होता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के अनुसार समांतर माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति में हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि समांतर माध्य के बेसिस पे क्या होता है, माध्यिका के बेसिस पे क्या होता है, बहुलक के बेसिस पे क्या होता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के अनुसार से हम लोग जान सकते हैं भाई कि समांतर माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है।
तो केंद्रीय प्रवृत्ति के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि समांतर माध्य के बेसिस पे क्या होता है, माध्यिका के बेसिस पे क्या होता है और बहुलक के बेसिस पे क्या होता है। क्योंकि समांतर माध्य में जब भी हम लोग देखते हैं तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या के बेस पे आता है, ठीक है। या फिर इस चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या भी बोल सकते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के अनुसार से हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं कि भाई समांतर माध्य और माध्यिका और बहुलक के बेसिस पे, ठीक है, कि एक समांतर माध्य के बेसिस पे क्या होता है, दूसरा माध्यिका के बेसिस पे क्या होता है, तीसरा बहुलक के बेसिस पे क्या होता है। तो समांतर माध्य के बेसिस पे हम लोग क्या देखते हैं भाई कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या या फिर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या के अनुपात को समांतर माध्य कहते हैं। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एस वाई एक्स के माध्यम से हो जाता है कुल आंकड़ों की कुल संख्या बटे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या के माध्यम से। एक मीडियन माध्यिका के बेस पे कर सकते हैं। माध्यिका को हम लोग छोटे छोटे क्लास में क्या पढ़ते थे, उसको हम लोग व्यवस्थित क्रम में रखते थे, ठीक है, ये दोनों, ठीक है। और तीसरा बहुलक मॉड के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को रखते थे भाई कि मॉड के बेसिस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट होता है और किसके अकॉर्डिंग में होता है। तो चलिए इसी कंटेंट को हम लोग आगे बढ़ाते हुए देखते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो ये है तो दो कंटेंट के अनुसार से है भाई, एक आपका असतत के बेस पे है और एक आपका सतत के बेस पे। देखिए तो यहाँ पर समांतर माध्य के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर आपके पास दिया गया है, ये आपका समांतर माध्य के बेसिस पे है। ये आपका समांतर माध्य के क्या है, बेसिस पे है भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे और किसके बेसिस पे हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि समांतर माध्य का जो फार्मूला आपके पास मीन इक्वल टू होता है, मीन इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू यहाँ पर होता है सिग्मा एक्स के बाय एन होता है, ठीक है। यहाँ पर आंकड़ों का ये योग होता है जिसको हम लोग सिग्मा एक्स के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को दर्शाते हैं भाई। और एन का मान होता है कुल संख्या, एन का मान क्या होता है, कुल संख्या के बेसिस पे होता है। तो यहाँ पर ये एक हमारे पास असतत के माध्यम से होता है और एक सतत के माध्यम से होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई कि असतत के माध्यम से क्या क्या कंटेंट होगा, क्लियर। तो इस चीज़ को हम लोग असतत के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। पहला जो कंटेंट है आप लोगों का असतत के माध्यम से है, पहला जो कंटेंट है किसके माध्यम से है, असतत के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक्स के बेसिस पे देख सकते हैं, फिर एफ के बेसिस पे देख सकते हैं, फिर एफ एक्स के बेसिस पे देख सकते हैं, फिर हम लोग किसके बेस पे देख सकते हैं, एफ एक्स के बेसिस पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। तो एक्स के बेस पे रहेगा तो x1 आएगा, x2 आएगा, x3 आएगा, और f के बेसिस पे रहेगा तो f1, f2, f3 आएगा, ठीक है। ये डेस रहेगा तो ये भी डेस रहेगा। ये आप लोगों का x9 के बेस पे रहेगा तो ये आप लोगों का f9 के बेस पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर fx के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो x1 आता है, f1 आता है, x2 आता है, f2 आता है, x3 आता है, f3 आता है, और यहाँ पर x9 आएगा तो यहाँ पर f9 के माध्यम से आता है, क्लियर। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजी रूप में सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो फार्मूला के बेस पे हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास इसी कंटेंट में आता है कि एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा होता है और एफ एक्स होता है, एफ एक्स के बारे में सिग्मा एफ होता है, ठीक है। ये आप लोगों का कुल के बेसिस पे हमारे पास यहाँ पर कंटेंट के अकॉर्डिंग में देखेंगे तो हमारे पास ये आता है भाई, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सिग्मा एफ के माध्यम से देखते हैं और इस चीज़ को सिग्मा एफ एक्स के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजी रूप में सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो आप लोगों का ये असतत के बेस पे रहेगा, ये किसके बेस पे रहेगा, असतत के बेस पे रहेगा, ठीक है। तो असतत के बेस पे आपके पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आ गए भाई। असतत के अकॉर्डिंग में जब भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये कंटेंट रहेगा। एक आप लोग पास एक्स के बेसिस पे रहेगा भाई,
एक किसके बेस पे रहेगा, एक्स के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो ये आप लोगों के इस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। क्लियर। तो यहाँ पर जब भी हम लोग देखते हैं समांतर माध्य के बेसिस पे, किसके बेस पे देखते हैं इस चीज़ को, समांतर माध्य के बेसिस पे देखते हैं हम लोग इस चीज़ को। किसके बेस पे देखते हैं भाई, समांतर माध्य के बेस पे देखते हैं। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आता है भाई। ठीक है, तो फार्मूला के बेस पे हमारे पास ये चीज़ होता है। और इसी को अगर हम लोग सतत के माध्यम से देखते हैं, इसी को अगर हम लोग किसके माध्यम से देखते हैं, सतत के माध्यम से देखेंगे, तो सतत के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, यहाँ से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ भाई कि सतत के माध्यम से क्या क्या आपके पास आएगा और ये किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। इस चीज़ को भी मैं यहाँ से क्या कर दूँगा, बता दूंगा भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके पास जो कंटेंट आएगा वो पहला वर्ग के बेसिस पे रहेगा। पहला किसके बेस पे रहेगा, वर्ग के बेस पे रहेगा। ठीक है, पहला आप लोगों के पास ये जो कंटेंट आएगा ये पहला किसके बेस पे रहेगा, तो पहला वर्ग के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजी रूप में सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेगा। ठीक है, तो पहला सतत के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, पहला किसके बेस पे देखते हैं, सतत के बेस पे देखते हैं। ठीक है, पहला सतत था, अभी आप लोगों का सतत के माध्यम से है, ये आप लोगों का किसके माध्यम से, सतत के माध्यम से। ठीक है, तो सतत के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। तो सतत के माध्यम से आपके पास जो पहला कंटेंट आएगा वो आप लोगों का वर्ग के बेसिस पे रहेगा, वो आप लोगों का किसके बेस पे रहेगा, वर्ग के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, ये आप लोगों का वर्ग के बेस पे आ जाएगा। फिर उसके बाद बारंबारता, फिर उसके बाद बारंबारता के बेस पे रहेगा। फिर उसके बाद मध्यमान के बेस पे रहेगा। फिर उसके बाद एफ एक्स के बेस पे रहेगा। ठीक है, ये आप लोग बेस पे जब भी देखेंगे तो ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं। ये आप लोगों का एफ और ये आप लोगों का एक्स के बेस पे रहेगा। ये आप लोगों का रहता है एफ के बेस पे रहता है, ये आप लोगों का एक्स के बेस पे रहता है, ये आप लोगों का एफ एक्स रहता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, अंतराल के बेस पे क्या क्या कंटेंट आता है, ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, जैसे कि अंतराल 0 से 10 के बेस पे है, 10 to 20 के बेस पे है, जैसे ये F1 के बेस पे है और ये आप लोगों का X1 के बेस पे है। तो ये आप लोगों को क्या हो जाएगा, F1 X1 हो जाएगा। मान लेते हैं F2 है, ये X2 है, तो ये हो जाएगा F2 X2 के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको सिग्मा एफ एक्स, इसको सिग्मा एफ के बेस पे लेते हैं। इस चीज़ को फार्मूला के बेस पे जब भी हम लोग इस चीज़ को लेते हैं तो एक्स बार इक्वल टू लेते हैं सिग्मा एफ एक्स के बाय में सिग्मा एफ के बेस पे लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये आप लोगों का सिग्मा एफ के बेस पे आ जाएगा और ये आप लोगों का सिग्मा एफ एक्स के बेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का फार्मूला रहेगा, किसके माध्यम से रहेगा, ये सतत के माध्यम से रहेगा। और पहला क्या है, असतत के माध्यम से है। तो समांतर माध्य के बेस पे देख रहे हैं, पहला मीन एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स के बारे में एन इक्वल टू हो जाएगा आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या के बेस पे। तो असतत के बेस पे एक्स 1 एक्स 2 एक्स 3 एक्स 9 F1 के बेस पे F1 F2 F3 F9 के बेस पे तो सिग्मा एफ हो जाएगा। एफ एक्स के बेस पे देखेंगे तो x1 F1 हो जाएगा, x2 F2 हो जाएगा, x3 F3 हो जाएगा, x9 F9 हो जाएगा, तो सिग्मा एफ एक्स का बेस हो जाएगा। तो असतत के बेस पे एक्स एफ एक्स हो जाएगा, तो x1 F1 x1 F1 x2 F2 x2 F2 हो जाएगा, x3 F3 हो जाएगा, x3 F3 हो जाएगा, तो x9 F9 x9 F9, तो सिग्मा एफ के बेस पे आ जाएगी। ये सिग्मा एफ के बेस पे आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाइकेशन के बेस में देखेंगे तो सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा और इसको देखेंगे तो सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ के बेस हो जाएगा। तो पहला आप लोगों का असतत के बेस पे होता है, दूसरा सतत के बेस पे होता है। ठीक है, तो जब भी समांतर माध्यम में निकालते हैं तो आंकड़ों का योग के बटे कुल संख्या के बेसिस पे होता है। तो एक को एक्स के बेस पे देखते हैं, एक को एफ के बेस पे देखते हैं, एक आप लोगों का एफ एक्स के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो पहला जब असतत के माध्यम से देखते हैं, दूसरा को सतत के माध्यम से
देखते हैं। पहला असतत के माध्यम से देखते हैं, दूसरा को सतत के माध्यम से देखते हैं कि एक्स के बेसिस पे क्या होता है, एफ के बेसिस पे क्या होता है, एफ एक्स के बेसिस पे क्या होता है, एक्स वन के बेसिस पे क्या होता है, एफ वन के बेसिस पे क्या होता है, एक्स वन एफ वन के बेसिस पे क्या होता है, एक्स टू एफ टू के बेसिस पे क्या होता है, एक्स टू एफ टू के बेसिस पे क्या होता है, एक्स के बेसिस पे क्या होता है, और सिग्मा एफ एक्स के बेसिस पे क्या होता है, सिग्मा एफ के बेस पे क्या होता है, एक्स थ्री एफ थ्री के माध्यम से क्या हो जाएगा, एक्स नाइन एफ नाइन वर्ग 0 10 बारंबारता के बेस पे एफ वन एक्स वन और एफ वन एक्स टू 10 20 एफ टू एक्स टू सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ एक्स के माध्यम से क्या क्या कंटेंट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी ये इस चीज़ को देख सकते हैं। तो एक सतत के माध्यम से होता है, दूसरा सतत के माध्यम से होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग वर्ग के बेस पे होता है, एक बारंबारता के बेस पे होता है, एक मध्यमान के बेस पे होता है और एक आप लोग का एफ एक्स के बेसिस पे होता है, ठीक है भाई। कि एक सतत के माध्यम से कैसे होता है और एक असतत के माध्यम से कैसे होता है। तो दोनों क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जोड़ करके लिखते हैं भाई। तो दोनों क्वेश्चन के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, ठीक है। तो असतत के माध्यम से देखते हैं तो हमारे पास ये एक्स के अकॉर्डिंग में रहता है और दूसरा एफ के अकॉर्डिंग में रहता है और तीसरा एफ एक्स के अकॉर्डिंग में रहता है, ठीक है। तो एक्स वन के बेसिस पे जान सकते हैं, दूसरा को एफ वन और तीसरा को एक्स वन एफ वन के बेसिस पे जान सकते हैं, ठीक है। इसको एक्स टू के माध्यम से जान सकते हैं, इसको एफ टू के माध्यम से जान सकते हैं, एक को हम लोग एक्स टू एफ टू के माध्यम से जान सकते हैं, तीसरा होता है एक्स थ्री के माध्यम से और ये एफ थ्री के माध्यम से। तो मल्टीप्लाइकेशन होगा तो एक्स थ्री एफ थ्री हो जाएगा, एक्स नाइन तो एफ नाइन इक्वल टू हो जाएगा एक्स नाइन एफ नाइन। इसको सिग्मा एफ हो जाएगा, ये बारंबारता के बेसिस पे हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स ये हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा वर्ग के सतत के माध्यम से होता है। अगर एक से अधिक हमारे पास प्रेक्षण प्राप्त होते हैं भाई, जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत ही अधिक होती है, प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक होती है, तब हमको क्या प्राप्त होती है, सतत। तब हमको सतत प्राप्त होती है, ठीक है, सतत प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें हम लोग वर्ग अंतराल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं हम लोग, इसमें वर्ग अंतराल का उपयोग, हम लोग इसमें वर्ग अंतराल का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक होती है तो इसमें सतत प्राप्त होता है। तो पहला वर्ग अंतराल के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं कि प्रेक्षण की संख्या बहुत अधिक होती है जिसके अंतर्गत सतत प्राप्त होता है, ठीक है। तो क्योंकि प्रेक्षण बहुत अधिक हो जाएगा तो 0 इंटू 10 के बेस पे जितने भी प्रेक्षण रहेंगे सभी उसके बीच में आ जाएंगे और 10 से 20 के बीच में कितना रहेगा वो भी आ जाएगा, 20 से 30 के बीच में कितने हैं वो सब आ जाएंगे, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 के बीच में कितने कंटेंट है सभी यहाँ पर आ जाएंगे भाई, ठीक है। तो सतत के बेस पे देखते हैं तो प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक होती है, सतत प्राप्त होता है, एक वर्ग के बेस पे, दूसरा बारंबारता के बेस पे, तीसरा मध्यमान के बेस पे, ठीक है। तो वर्ग के बेस पे, बारंबारता के बेस पे, मध्यमान के बेस पे, एफ एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो 0 इंटू 10 के बेस पे एफ वन एक्स वन के बेस हो जाएगा, 10 टू 20 एफ टू एक्स टू के माध्यम से देख सकते हैं सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स के माध्यम से जान सकते हैं। तो एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स के बारे में सिग्मा एफ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो समांतर माध्य के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि मीन एक्स के बेसिस पे क्या हो जाएगा, तो सिग्मा एक्स के बारे में एन के बेसिस हो जाएगा, तो आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या के बेस हो जाएगा। असतत के माध्यम से जान सकते हैं कि एफ एक्स के बेस पे एक्स वन एफ वन के बेसिस पे जान सकते हैं, एक्स टू एफ टू के माध्यम से जान सकते हैं, एक्स थ्री एफ थ्री के माध्यम से जान सकते हैं, एक्स नाइन एफ नाइन के बेसिस पे जान सकते हैं और सिग्मा एफ के माध्यम से जान सकते हैं भाई कि सिग्मा एफ एक्स के बेसिस पे क्या हो जाएगा। सतत के माध्यम से भी जान सकते हैं, असतत के माध्यम से भी जान सकते हैं। तो सतत के अकॉर्डिंग में प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक होती है जो जिससे कि हमको सतत प्राप्त होता है। तो एक वर्ग के बेसिस होता है जो कि 0 के 10 के बेसिस पे होता है, एक आप लोगों का बारंबारता के बेसिस पे प्राप्त हो जाएगा, एक का मध्यमान के बेसिस पे प्राप्त हो जाएगा। तो वर्ग के बेसिस पे जान सकते हैं, बारंबारता के बेसिस पे जान सकते हैं और मध्यमान के बेसिस पे जान सकते हैं, ठीक है। तो बारंबारता के बेस पे हम लोग किसी भी संख्या के माध्यम से लिखते हैं तो उसके बीच में कितने संख्या आ रहा है वो बारंबारता के बेस पे होता है, ठीक है। और मध्यमान के बेस पे हम लोग देखते हैं तो निम्न सीमा उच्च सीमा के बटे 2 के बेस पे होता है, आप लोगों को मध्यमान के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंतराल में आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि सतत के अकॉर्डिंग में आपके पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे और
असतत के बेसिस पे आपके पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे, ये दोनों के बेसिस पे आपके पास कौन कौन से कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि सतत के बेस पे क्या होता है और असतत के बेस पे क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के बेस पे आप लोगों को पूछा जाएगा कि सतत के माध्यम से क्या होता है और असतत के माध्यम से क्या होता है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई तो हमारे पास बहुत सारे कंटेंट आते हैं, ये दोनों किसके बेस पे रहते हैं और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास बहुत सारे कंटेंट रहते हैं। तो समांतर माध्य के बेस पे देखते हैं तो मीन एक्स के बेस पे देखते हैं तो सिग्मा एक्स बाय एन के बेस हो जाएगा, आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या के बेस पे। तो असतत के बेस हो जाएगा एक्स हो जाएगा एफ, फिर एफ एक्स के बेस पे हो जाएगा क्लियर। फिर यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं x1 रहेगा तो f1 के बेसिस पे हो जाएगा तो x1 f1 हो जाएगा, x2 रहेगा तो f2 के बेसिस हो जाएगा तो x2 f2 हो जाएगा, x3 रहेगा f3 के माध्यम से तो x3 f3 हो जाएगा, x9 f9 के बेस पे रहेगा तो x9 f9 हो जाएगा, सिग्मा f के बेसिस पे रहेगा तो सिग्मा fx और x बार इक्वल टू सिग्मा fx के बारे में सिग्मा f के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे सतत के माध्यम से देखेंगे तो प्रेक्षण की संख्या बहुत अधिक होती है, सतत प्राप्त होता है वर्ग अंतराल के बेसिस पे, वर्ग बारंबारता मध्यमान के बेसिस पे। तो एफ एक्स के बेस पे देख सकते हैं 0 से 10 f1 x1 के बेस पे देख सकते हैं 10 to 20 f2 x2 के माध्यम से देख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स के माध्यम से देख सकते हैं x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स के बारे में सिग्मा एफ के माध्यम से देख सकते हैं। तो एक वर्ग के बेस पे होता है, एक बारंबारता के बेस होता है, एक माध्यमान के बेस होता है, एफ एक्स के बेस होता है। ठीक है, तो वर्ग के बेस पे जान सकते हैं, बारंबारता एफ के माध्यम से जान सकते हैं, मध्यमान एक्स के बेस पे जान सकते हैं, एफ एक्स के बेस पे जान सकते हैं, 0 to 10 के बेस पे f1 x1 हो जाएगा, 10 to 20 f2 x2 हो जाएगा, सिग्मा एफ इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो एक हमारे पास सतत के बेस पे होता है, एक सतत के बेस पे होता है। ठीक है, कि एक को हम लोग असतत के माध्यम से जान सकते हैं, दूसरे को सतत के माध्यम से जान सकते हैं। तो समांतर माध्य के बेस पे देखते हैं तो मीन एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स के बाय एन हो जाएगा, तो आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या के बेस हो जाएगा। तो एक्स और एक को एफ के माध्यम से जान सकते हैं, एक को एफ एक्स के माध्यम से जान सकते हैं। तो x1 f1 के माध्यम से हो जाएगा, x2 f2 तो x2 f2 के माध्यम से हो जाएगा, x3 f3 तो x3 f3 के माध्यम से हो जाएगा, x9 f9 तो x9 f9 के माध्यम से हो जाएगा, सिग्मा एफ इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स के माध्यम से हो जाएगा। सतत को देखेंगे तो प्रेक्षण की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए ये सतत प्राप्त होता है। तो एक वर्ग का बेस हो जाएगा, दूसरा बारंबारता का बेस हो जाएगा और तीसरा मध्यमान के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी असतत के लिए देखोगे तो असतत के लिए क्या होता है कि जो भी कच्चा आंकड़ा दिया रहता है हमारे पास, जो भी कच्चा प्रेक्षण दिया रहता है। ठीक है, तो कच्चा प्रेक्षणों को व्यवस्थित क्रम में कच्चा प्रेक्षणों को व्यवस्थित क्रम में निरूपित करना असतत कहलाता है, असतत सांख्यिकी कहलाता है। ठीक है, तो असतत कहलाता है, ये व्यक्तिगत श्रेणी होती है, यह असतत श्रेणी कहलाएगी। ठीक है, ये सतत श्रेणी कहलाएगी। तो पहला असतत के बेस में देख सकते हैं, दूसरा को सतत के बेस पे देख सकते हैं भाई। पहला असतत के माध्यम से हो जाएगा, दूसरा सतत के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो एक को हम लोग असतत के माध्यम से देख सकते हैं और एक को हम लोग सतत के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, कि सतत के माध्यम से क्या कंटेंट होगा और असतत के माध्यम से क्या कंटेंट होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि कच्चा प्रेक्षणों को व्यवस्थित क्रम में निरूपित करना असतत कहलाता है, जबकि सतत के माध्यम से देखते हैं तो प्रेक्षण की संख्या बहुत अधिक होती है, सतत प्राप्त होता है भाई। ठीक है, तो कच्चा प्रेक्षणों को व्यवस्थित क्रम में निरूपित करना असतत कहलाता है। सतत के माध्यम से देखते हैं तो प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक होती है, जिससे हमको सतत श्रेणी प्राप्त होती है। तो सतत श्रेणी के बेस पे हम लोग वर्ग के बेस पे जान सकते हैं, बारंबारता के बेस पे जान सकते हैं, मध्यमान के बेस पे जान सकते हैं, एफ एक्स के बेस पे जान सकते हैं, एफ इंटू एक्स के बेस पे जान सकते हैं, जो कि एफ एक्स के बेस पे रहेगा 0 into 10 f1 x1 के बेस हो जाएगा, 10 into 20 f2 x2 के बेस हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो एक्स के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि सिग्मा एफ एक्स के बेस पे क्या हो जाएगा और सिग्मा एफ के बेसिस पे क्या हो जाएगा। क्लियर,
तो कच्चा प्रेक्षणों को व्यवस्थित क्रम में निरूपित करना असतत कहलाता है। कच्चा प्रेक्षणों को व्यवस्थित क्रम में निरूपित करना असतत कहलाता है। सतत के माध्यम से देखते हैं तो प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक होती है, जो कि जिससे कि हमको सतत श्रेणी प्राप्त होती है। तो असतत के माध्यम से जान सकते हैं, दूसरा सतत के माध्यम से जान सकते हैं। तो एफ एक्स के बेस पे क्या हो जाएगा, एफ के बेस पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स के बेस पे क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो एक x1 के बेस पे होता है, एक f1 के बेस पे होता है। तो x1 f1 के माध्यम से जान सकते हैं। दूसरा x2 होता है, f2 होता है, तो x2 f2 के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। तीसरा x3 f3 होता है, तो x3 f3 के माध्यम से जान सकते हैं। x9 f9 के बेस पे क्या होता है, सिग्मा f के बेस पे क्या होता है, सिग्मा fx के बेस पे क्या होता है, ठीक है। तो प्रेक्षण की संख्या बहुत अधिक होती है, जिससे कि सतत प्राप्त होता है। तो प्रेक्षण की संख्या बहुत अधिक होती है, जिससे कि सतत प्राप्त होता है। वर्ग के बेस पे क्या होता है, बारंबारता के बेस पे क्या होता है, मध्यमान के बेस पे क्या होता है, एफ के बेस पे क्या होता है, एक्स के बेस पे क्या होता है, एफ एक्स के बेस पे क्या होता है, 0 × 10 के बेसिस पे क्या होता है, 10 × 20 के बेसिस पे क्या होता है, f1 के बेस पे क्या होता है, x1 के बेस पे क्या होता है, f1 × x1 के बेसिस पे क्या हो जाएगा, f2 × x2 के बेसिस पे क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि कच्चा प्रेक्षणों के माध्यम से हमको क्या क्या प्राप्त होता है। जब इस चीज़ को हम लोग निरूपित करते हैं तो उस क्वेश्चन के माध्यम से हमको क्या क्या कंटेंट प्राप्त होता है, क्योंकि समांतर माध्य के अंतर्गत हमारे पास बहुत सारे प्रेक्षणों के बेस पे आते हैं, जिसमें प्रेक्षणों का योग रहता है, जिसमें प्रेक्षणों की कुल संख्या के बेसिस पे रहता है। तो इस माध्यम से आप लोग असतत को भी क्लियर कर सकते हैं और सतत को भी क्लियर कर सकते हैं। वर्ग के बेस पे रहता है, तो वर्ग की सीमा के बेस पे होता है। वर्ग की सीमा दो प्रकार की होती है, एक निम्न सीमा के बेस पे होती है, एक उच्च सीमा के बेस पे होती है। किसी भी वर्ग अंतराल के सबसे न्यूनतम मान को, किसी भी वर्ग अंतराल की सबसे न्यूनतम मान को, किसी भी वर्ग अंतराल की सबसे न्यूनतम मान को, किसी भी वर्ग अंतराल की सबसे न्यूनतम मान को ना, किसी भी वर्ग अंतराल की सबसे न्यूनतम मान को, किसी भी वर्ग अंतराल की सबसे न्यूनतम मान को वर्ग की निम्न सीमा कहते हैं। वर्ग की क्या कहते हैं, निम्न सीमा के बेसिस पे रहता है। तो एक निम्न सीमा के बेस पे हो जाएगा और एक वर्ग के उच्च सीमा के बेस पे रहता है भाई, ठीक है। तो एक को हम लोग निम्न सीमा के बेस पे देखेंगे और एक को हम लोग वर्ग की उच्च सीमा के बेसिस पे देखेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे, ये दोनों के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि सतत श्रेणी के बेस पे क्या होता है, असतत श्रेणी के बेस पे क्या होता है, ठीक है। तो सतत श्रेणी के माध्यम से जान सकते हैं और असतत श्रेणी के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा, इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो एक सतत के माध्यम से होता है और एक क्या होता है, असतत के माध्यम से होता है भाई। कि सतत के माध्यम से देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और असतत के माध्यम से देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो सतत के माध्यम से क्या हो जाएगा और दूसरा असतत के माध्यम से क्या हो जाएगा। तो कच्चा प्रेक्षणों को व्यवस्थित क्रम में निरूपित करना असतत कहलाता है। क्या कहलाता है, असतत कहलाता है। और प्रेक्षण की संख्या बहुत अधिक होती है, जिसको हम लोगों को सतत प्राप्त होता है। तो एक को हम लोग कच्चा प्रेक्षणों के बेसिस पे जान सकते हैं, एक को सतत के बेसिस पे जान सकते हैं, ठीक है। तो सतत के माध्यम से क्या हो जाएगा और असतत के माध्यम से क्या हो जाएगा, इन दोनों क्वेश्चनों के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि सतत के बेस पे क्या हो जाएगा, असतत के बेस पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से
सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो जब भी इस क्वेश्चन के बेसिस पे आप लोग पास जो भी क्वेश्चन कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा, इस चीज़ के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो कच्चा प्रेक्षणों को व्यवस्थित क्रम में निरूपित करना असतत माध्यम कहलाता है, जबकि प्रेक्षणों की संख्या को बहुत अधिक होती है, इसको सतत के माध्यम से होता है। ठीक है,